एक देश जो बरसों तक सिविल वॉर की आग में झुलसता रहा, इतनी बुरी हालत हो चुकी थी उसके राजा की, या यूँ कहें कि उसके नेता की, कि उससे अपने जान की भीख मांगनी पड़ी, क्योंकि वो एक तानाशाह था और ये देश था लिबिया। और हम बात कर रहे हैं जनरल मुअम्मर गद्दाफी की। तो क्या है पूरी कहानी और आज हम क्यों मुअम्मर गद्दाफी और लिबिया को फिर से मेंशन कर रहे हैं, इसके लिए वीडियो में मेरे साथ अंत तक जुड़े रहें। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देखना शुरू कर चुके हैं खबर विभाग। आज हम गद्दाफी के देश लिबिया की बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि एक बहुत ही खतरनाक खबर वहां से निकल कर आ रही है। लिबिया की सरजमी से 2 टन यूरेनियम चोरी हो गया है। अब यूरेनियम किस काम आता है वो तो हम सभी जानते हैं। यूरेनियम का मेन इस्तेमाल न्यूक्लियर वेपन्स बनाने में, या फिर यूं कहें वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस को बनाने में किया जाता है। इतिहास में झांक कर देखिए तो लिबिया एक ऐसा देश है जहां पर जनरल गद्दाफी का सपना अपने देश को एक परमाणु शक्ति बनाने का था, और वो इस सपने को लेकर इतने जिद्दी थे और इतने जिद पे आ चुके थे कि उन्होंने दुनिया में किसी की भी परवाह किए बिना यूएस और बाकी बड़े देशों के सैंक्शंस का विरोध करते हुए अपने फैसले लिए। और अंत उनका कैसा हुआ? उनकी अपनी ही कौम, उनके अपने ही लोग उन्हें मारते हुए सीवर तक ले जाते हैं, और हालात इतने बिगड़ जाते हैं कि गद्दाफी को अपनी जान बचाने के लिए सीवर पाइपलाइंस में जाकर छुपना पड़ता है। आज हम इसकी बात इसीलिए कर रहे हैं क्योंकि इस देश से 2 टन, जैसा कि मैंने बताया, 2 टन यूरेनियम चोरी हुआ है। इस चोरी के बाद पूरी दुनिया में एक बात सनसनी की तरह फैल गई है कि जो देश इतने समय से एक न्यूक्लियर पावर हाउस बनने के सपने देखता आ रहा था, उसके यहाँ से 2 टन यूरेनियम का चोरी हो जाना पूरी दुनिया के लिए खतरे की बात है। दिसंबर 19 साल 2003 की बात है। लिबिया के तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी ने ऐलान किया कि वे अपने देश में खतरनाक हथियारों को बनाना बंद कर देंगे। 2003 में गद्दाफी ने यह फैसला किया कि अब वहां पे वो किसी भी प्रकार का वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन या फिर न्यूक्लियर वेपन नहीं बनाएंगे। लेकिन उसके पहले तक लिबिया एक अपने आप में हथियारों का जखीरा बन चुका था। वहां पे न्यूक्लियर वेपन्स थे, वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन, लॉन्ग डिस्टेंस बैलिस्टिक मिसाइलें, ऐसे आधुनिक हथियारों से लिबिया लैस हुआ करता था। फिर जैसे ही जनरल गद्दाफी ने यह फैसला किया कि अब किसी भी प्रकार के हथियारों के साथ गद्दाफी या लिबिया नहीं खड़े होंगे, तो सबसे पहला काम जो हुआ वो था अमेरिका और ब्रिटेन द्वारा लिबिया के हथियार कारखानों और जखीरों को तबाह करना। लिबिया पर वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन यानी WMD बनाने के आरोप लगे थे। लिबिया ने दिसंबर 2003 में कहा कि वो अब WMD बनाना रोक देंगे और अंतर्राष्ट्रीय नियमों का पालन करेगा। उनके इस ऐलान के बाद अमेरिका और ब्रिटेन, जैसा कि मैंने बताया, मिलकर लिबिया में हथियारों के अड्डों को नष्ट कर दिया। उस वक्त लिबिया के पास कई तरह के खतरनाक रासायनिक हथियार भी थे और लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल्स भी मौजूद थे। इस डील की भनक जब अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी IAEA को लगी तो उसने लिबिया से पूछताछ करनी शुरू की। लिबिया ने यह कह दिया कि इस यूरेनियम का इस्तेमाल सिविल यूज के लिए हो रहा है, मिलिट्री के लिए नहीं। लेकिन IAEA ने लिबिया की एक नहीं सुनी और देश में कई जगह जांच शुरू कर दी। अमेरिका की शर्तों के हिसाब से भी जब गद्दाफी ने अपने कार्य को शुरू कर दिया, उसके बावजूद ब्रिटेन और अमेरिका इस बात को मानने को बिल्कुल तैयार नहीं थे कि गद्दाफी ने अपने देश से सारे वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस खत्म कर दिए हैं। इसीलिए उन दोनों ही देशों ने मिलकर गद्दाफी के देश लिबिया में अलग अलग जगहों पे जांच शुरू कर दी। जनवरी 2018 में अमेरिका और लिबिया की दुश्मनी में एक बड़ी खाई आ गई। हुआ ये कि भूमध्य सागर के ऊपर लिबिया के विमान ने अमेरिकी विमान पर फायरिंग कर दी, और इस फायरिंग के बाद अमेरिका ने जवाब में लिबिया के 2 विमानों पर फायरिंग करके उन्हें गिरा दिया। इसके बाद एक भयानक लड़ाई भड़की अमेरिका और लिबिया के बीच, और इसमें लिबिया ने कई प्रकार के जैविक हथियारों का भी इस्तेमाल किया। अंग्रेजी में कहें तो बायो वेपन्स, बायोलॉजिकल वेपन्स। ये वो वेपन्स होते हैं जिन्हें बहुत ही ज़्यादा डैमेजिंग और इनका इफेक्ट बहुत लॉन्ग टर्म, मतलब लंबे समय तक रहता है। विभिन्न प्रकार की बीमारियां हो सकती है, जेनेटिक डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं। इसीलिए आज के समय में दुनिया में किसी भी वॉर में मोस्टली वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शंस की कैटेगरी में आने वाले बायोलॉजिकल हजार्डस वेपन्स को बैन कर दिया गया है। आगे देखते हैं। मई 1998 में भारत ने पोखरण में 5 परमाणु परीक्षण किए। इसके 2 हफ्ते बाद ही पाकिस्तान ने भी न्यूक्लियर टेस्ट किया। बलूचिस्तान के चागई में 28 और 30 मई को 2 टेस्ट किए गए। दोनों सफल रहे। अब पाकिस्तान भी परमाणु शक्ति से लैस हो चुका था। पाकिस्तान की इस उपलब्धि के पीछे डॉक्टर अब्दुल कदीर खान का हाथ था। उन्हें पाकिस्तान के सबसे प्रतिष्ठित नागरिकों
वाला सम्मान भी दिया गया था जिसे कहा जाता है निशाने इम्तियाज। वे पाकिस्तान के नायक बन चुके थे। उनकी तस्वीरें स्कूल की दीवारों में लगने लगी थी। एक समय वो पाकिस्तान के सबसे शक्तिशाली लोगों में गिने जाने लगे थे। लेकिन ये सारा ही मामला चल रहा था पर्दे के सामने। एक पिक्चर और चल रही थी जो कि पर्दे के पीछे थी, और वो क्या थी आइए दिखाते हैं। इसके जरिए अब्दुल कदीर खान ने पाकिस्तान से बाहर अपनी ही कंपनियां बना रखी थी। इन कंपनियों के जरिए उन्होंने परमाणु हथियार को ब्लैक मार्केट में बेचना शुरू किया। डिज़ाइन, तकनीक, विशेषज्ञता आदि सरेआम खरीदे जाने लगे। जब इसकी भनक लिबिया को लगी तो उसने डॉक्टर कदीर से संपर्क साधने की कोशिश की, लेकिन इसका कुछ भी ठोस परिणाम नहीं निकला। हालांकि नॉर्थ कोरिया ने डॉक्टर अब्दुल कदीर का भारी फायदा उठाया। आज के ज़माने में भी जो नॉर्थ कोरिया दुनिया को बात बात में परमाणु हथियारों की धमकी देता है, इसकी नींव भी डॉक्टर अब्दुल कदीर द्वारा ही रखी गई थी। लिबिया ने भारत से परमाणु तकनीक विकसित करने की भी मदद मांगी थी। एक समय ऐसा भी था जब लिबिया ने भारत से मदद मांगी थी अपने परमाणु हथियारों की स्थिति को सुधारने और उन्हें बेहतर बनाने के लिए। साल 1978 में गद्दाफी ने आने खास मुस्तफ़ा अब्दुल जलील को दिल्ली भेजा। उस समय भारत के रक्षा मंत्री जॉर्ज फडणवीस थे। जब उनको इस बात का पता चला तो उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई को ये सब बातें बताई। जलील ने भारत लिबिया के संबंधों का वास्ता देते हुए इस डील को आगे बढ़ाने की बात कही, लेकिन भारत के प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई ने उनकी इस पेशकश को ठुकरा दिया। देसाई की इस प्रतिक्रिया से जलील नाराज हो गए। भारत पूरी तरह लिबिया को निराश भी नहीं करना चाहता था, इसलिए उसने इसके लिए अपने 3 वैज्ञानिक त्रिपोली भेजे। उस वक्त लिबिया में भारत के राजदूत थे तालेयार खान। वे इस डील के लिए बहुत उत्साहित थे। उन्हें पूरी उम्मीद थी कि भारत लिबिया की मदद ज़रूर कर देगा। लेकिन उस वक्त लिबिया के लोग अपने आंतरिक राजनीति से इतने परेशान हो चुके थे, अपने तानाशाह से इतने त्रस्त हो चुके थे कि उनके पास किसी भी प्रकार के डेवलपमेंट का कोई स्कोप नहीं था। तो हुआ यूं, उन्होंने अपना गुस्सा निकाला अपने तानाशाह लीडर के ऊपर, जिसे उन्होंने उस हद तक टॉर्चर किया कि हम फिर याद दिलाएं, उसे अपने जान की भीख मांगनी पड़ी और उसका अंत एक नाली की पाइपलाइन में हुआ। मेरा नाम है आशीष गुप्ता और आप देख रहे थे खबर बेबाक। अगर आपको हमारा शो पसंद आया तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और इस प्रकार की अपडेटेड इन्फॉर्मेशन के साथ जुड़े रहने के लिए खबर बेबाक को सब्सक्राइब करें।